मुंबई की नींद चुराने वाली काव्या ने सुकून की तलाश में एक रहस्यमय आयुर्वेदिक केंद्र का रुख किया। पहाड़ों की खामोशी में उसे नींद तो मिली, पर शांति नहीं। दीवारों से आती फुसफुसाहट, डरावने सपने और खाली आंखों वाले मरीज। क्या यह इलाज है या एक भयावह जाल? जब उसे एक पुरानी डायरी मिलती है तो उसे पता चलता है कि वह अकेली नहीं है, और जिस शांति की वो तलाश रही थी वो मौत से भी बदतर है। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी में काव्या की नींद ना जाने कब उससे रूठ गई थी। वो उन आंखों से दुनिया को देखती थी जिनमें अब सिर्फ थकावट और गहरा सन्नाटा बसा था। रातें उसकी दुश्मन बन चुकी थी। बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती और दिन भर दिमाग धुंध में लिपटा रहता। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार कब उसने सुकून की नींद ली थी। वो मीठी गहरी नींद जिसके बाद इंसान खुद को तरोताज़ा महसूस करता है। डॉक्टरों की सलाह, नींद की गोलियां, ध्यान, सब कुछ बेअसर साबित हुआ था। उसकी जिंदगी एक बुरे सपने की तरह हो गई थी जिससे वो जागना चाहती थी, पर जागने के लिए भी तो नींद जरूरी थी। एक दिन उसके एक सहकर्मी ने, जो आयुर्वेद में गहरा विश्वास रखता था, उसे हिमाचल प्रदेश के सुदूर पहाड़ों में स्थित शांतवन आयुर्वेद केंद्र के बारे में बताया। कहा जाता था कि वह केंद्र सदियों पुराने लुप्तप्राय उपचारों से ऐसी बीमारियों का इलाज करता है जिनका कोई और हल नहीं। काव्या को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। शहर की चकाचौंध में पली बढ़ी टेक्नोलॉजी से घिरी काव्या के लिए आयुर्वेद और पहाड़ों की शांति एक अनजानी दुनिया थी। पर जब हार पूरी तरह हावी हो गई तो उसने आखिरी उम्मीद के तौर पर शांतवन जाने का फैसला किया। सफर लंबा और थका देने वाला था। बस उसे एक छोटे से गांव के बस स्टॉप पर छोड़कर चली गई, जहां से शांतवन जाने के लिए सिर्फ कच्चा रास्ता था। दूर दूर तक सिर्फ घने जंगल और पहाड़ों की अथाह चुप्पी थी। धूप छिप चुकी थी और हवा में नमी के साथ अजीब सी ठंडक घुली थी। उसे लगा जैसे प्रकृति भी सांस रोककर उसका इंतजार कर रही हो। 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पत्थरों से बना एक पुराना ढांचा नजर आया, जिसके चारों ओर जंगल और भी घना हो गया था। दरवाजे पर शांतवन आयुर्वेद केंद्र लिखा था, पर माहौल में कोई शांति नहीं थी। एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे ये जगह किसी गहरे राज को छुपाए बैठी हो। अंदर से जड़ी बूटियों और पुरानी लकड़ी की मिली जुली गंध आ रही थी। एक पल को उसे लगा कि वो वापस लौट जाए, पर नींद की लालसा इतनी प्रबल थी कि उसने अपने डर को दबा दिया और अंदर कदम रखा। ये थे वैद्य जी, केंद्र के मुख्य आचार्य। उनकी मुस्कान शांत थी, पर आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो काव्या को असहज कर गई। आपका स्वागत है काव्या बेटी। वैद्य जी की आवाज में एक अजीब सी प्रतिध्वनि थी। आप सही जगह आई हैं। यहाँ नींद नहीं, शांति मिलती है। उनकी यह बात काव्या को किसी चेतावनी से कम नहीं लगी। उसे एक छोटा सा कमरा दिखाया गया, जहां केवल एक लकड़ी का पलंग, एक छोटी मेज और एक खिड़की थी। खिड़की से बाहर घना जंगल दिख रहा था, इतना घना कि सूरज की रोशनी भी पूरी तरह अंदर नहीं आ पाती थी। कमरे में घुसते ही काव्या को लगा जैसे किसी ने उसे दूर से देखा हो। एक अदृश्य आंख उस पर टिकी हो। रात की खामोशी और भी गहरी थी, इतनी कि अपनी ही सांसों की आवाज भी भयावह लग रही थी। काव्या ने पहली बार महसूस किया कि शहर का शोर शराबा शायद एक सुरक्षा कवच था।
जो उसे इस तरह की खामोशी से बचाता था। इस शांत वन में आकर उसकी नींद तो शायद आ गई थी, पर शांति कहीं दूर छूट गई थी। इसे लगा वो किसी अनजाने जाल में फंसती जा रही है जिसका सिरा उसके हाथ में नहीं। अगले कुछ दिन शांत वन में काव्या की दिनचर्या एक अजीब और नीरस डर्रे पर चलने लगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, वैद्य जी द्वारा निर्देशित कुछ सूक्ष्म योगाभ्यास करना और फिर एक कड़वा मिट्टी के स्वाद वाला पेय पीना जिसे वैद्य जी प्राण रस कहते थे। दोपहर में सभी रोगियों के लिए अनिवार्य नींद का सत्र होता था। काव्या को आश्चर्य हुआ कि इन पेय पदार्थों और योगाभ्यास के कारण उसे पहले से बेहतर नींद आने लगी थी। कुछ दिनों तक उसे लगा कि उसकी उम्मीदें शायद सच हो रही हैं, पर यह राहत क्षणभंगुर थी। केंद्र में कुछ और वृद्ध रोगी भी थे जो सुबह से शाम तक शांत और स्थिर बैठे रहते थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छाई रहती थी, जैसे उन्होंने जीवन की हर चिंता त्याग दी हो। उनकी आंखें खाली और भाव शून्य थी, जो किसी चीज पर केंद्रित नहीं होती थी। काव्या ने उनसे बात करने की कई बार कोशिश की, पर वे या तो सिर्फ सिर हिला देते या वैद्य जी के सिखाए कुछ रटे रटाए शब्द दोहराते, जैसे यहाँ शांति मिलती है। वह जानती थी कि उसे भी यहाँ शांति के लिए ही लाया गया था, पर इन रोगियों की शांति उसे किसी मौत से कम नहीं लगती थी। वैद्य जी हमेशा एक शांत कृपालु मुस्कान लिए घूमते थे, पर उनकी आंखें काव्या को कभी नहीं छोड़ती थीं। उन्हें लगता था जैसे वैद्य जी उसके हर हाव भाव, उसकी हर सोच को पढ़ रहे हो। कभी कभी वे उसकी ओर देखते और बिना कुछ कहे मुस्कुरा देते। उनकी मुस्कान इतनी गहरी और रहस्यमयी थी कि काव्या को कंपी छूट जाती। एक दोपहर काव्या ने अपने फोन पर नेटवर्क खोजने की कोशिश की, पर कुछ नहीं मिला। वैद्य जी ने बताया कि ये जगह पहाड़ों में बहुत अंदर है, इसलिए यहाँ नेटवर्क नहीं आता। ये शांति वन है काव्या बेटी, यहाँ बाहरी दुनिया का शोर नहीं पहुँचता। आप प्रकृति से जुड़ेंगी, अपने आप से जुड़ेंगी। उनकी बात तो सही थी, पर काव्या को अचानक कटा हुआ महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वो इस दुनिया से पूरी तरह अलग हो गई हो। धीरे धीरे काव्या की नींद और भी गहरी होने लगी, इतनी गहरी कि उसे अक्सर जागने पर भी अपने शरीर पर नियंत्रण महसूस नहीं होता था। उसके सपने विचित्र होने लगे थे। वे अब केवल नीरस धुंधले चित्र नहीं थे, बल्कि ऐसे भयावह अनुभव थे जो वास्तविकता से मिलते जुलते थे। सपनों में उसे घने जंगल में भटकते हुए, अज्ञात आकृतियों का पीछा करते हुए या कभी-कभी किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचते हुए महसूस होता था। ये सपने इतने वास्तविक होते कि जागने पर भी उनकी छाप दिमाग पर बनी रहती, जिससे दिन भर एक अजीब सा भय महसूस होता। काव्या को ये समझ नहीं आ रहा था कि जहाँ उसकी नींद लौट रही थी, वहीं उसकी मानसिक स्थिति क्यों बिगड़ती जा रही थी। उसे अक्सर चीज़ें याद नहीं रहती थी, या फिर उसकी याददाश्त धुंधली पड़ जाती थी। उसने खुद को कमज़ोर महसूस करना शुरू कर दिया था, जैसे उसकी शरीर से ऊर्जा खींची जा रही हो। उसकी आंखें और भी ज़्यादा धंगस गई थी और त्वचा पीली पड़ गई थी। एक रात उसे अपने कमरे की दीवारों से फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई उससे कुछ कह रहा हो। पहले उसने सोचा कि ये उसके थके हुए दिमाग का वहम है, पर आवाज़ें धीरे धीरे तेज होती गईं। वे ऐसी भाषा में थीं जिसे वो नहीं समझती थी, पर उनमें एक अजीब। काव्या ने उठकर दीवारों को छुआ, जैसे वह आवाज़ों का स्रोत खोज रही हो, पर कुछ नहीं मिला। अगली सुबह उसने वैद्य जी से इस बारे में बात की तो वे सिर्फ मुस्कुराए और कहा,
शांत वन की अपनी आत्मा है काव्या बेटी। कभी कभी वो हमसे बातें करती है, उसे सुनो, डरो मत। उनकी बात सुनकर काव्या का डर और बढ़ गया। उसे अब यकीन होने लगा था कि इस शांत वन में कुछ बहुत ही अजीब और भयावह घट रहा है, और वो इस पहेली के केंद्र में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस भयानक शांति से कैसे बाहर निकले। शांत वन में रहते हुए काव्या को लगने लगा था कि उसकी दुनिया तेजी से बदल रही है। उसके सपने अब सिर्फ धुंधले अनुभव नहीं थे, बल्कि यथार्थ से भी ज्यादा स्पष्ट और भयानक होते जा रहे थे। कभी कभी तो वह जागते हुए भी सपनों का अनुभव करती थी। उसे दिखता कि वैद्य जी उसके बिस्तर के पास खड़े हैं। उनके आंखों से एक अजब सी हरी चमक निकल रही है और उनके होठ बिना हिले कुछ फुसफुसा रहे हैं। ये दृश्य इतने वास्तविक लगते कि काव्या पसीने में भीगकर जाग उठती, पर कमरे में कोई नहीं होता। बस वैद्य जी की अजीब सी मुस्कान उसकी आंखों के सामने नाचती रहती। उसे अपनी ही परछाई में अब डर लगने लगा था। उसकी याददाश्त इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसे कई बार ये भी याद नहीं रहता था कि वो यहाँ क्यों आई है या बाहर की दुनिया में उसका क्या अस्तित्व है। उसका शरीर और भी कमजोर होता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसकी नस नस से प्राण खींचे जा रहे हो। वैद्य जी हर रोज उसे नए नए काढ़े देते, जो पीने में और भी कड़वे होते जा रहे थे, और जिनके बाद काव्या को एक अजीब सी सुन्नता महसूस होती थी। एक दोपहर, जब सभी रोगी अपने अनिवार्य विश्राम सत्र में थे, काव्या ने सोने का नाटक किया। उसने सुना वैद्य जी बाहर दालान में किसी से बात कर रहे हैं। उनकी आवाज अजीब थी, सामान्य से ज्यादा गहरी और घिनौनी। वे ऐसी भाषा बोल रहे थे जो काव्या ने पहले कभी नहीं सुनी थी। वह मानव भाषा जैसी नहीं लगती थी, बल्कि जानवरों की गुर्राहट और किसी प्राचीन मंत्र का मिश्रण थी। काव्या ने हिम्मत करके दरवाजे की दरार से झांका। वैद्य जी अकेले थे, पर वे किसी अदृश्य चीज से बात कर रहे थे और उनके चेहरे पर एक भयावह, अनैसर्गिक प्रसन्नता थी। अचानक उनकी नजर दरवाजे की तरफ घूम गई और काव्या तेजी से पीछे हट गई। उसे लगा उन्होंने उसे देख लिया है। शाम को जब काव्या अपने कमरे में अकेली थी, तो उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक ढीली लकड़ी की पटरी पर पड़ी। जिज्ञासावश उसने उसे उठाया। उसके नीचे एक छोटी सी धूल भरी डायरी छिपी थी। डायरी पुरानी थी, पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर मीना नाम लिखा था। काव्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। मीना ने अपनी नींद की समस्या और शांत वन में आने की बात लिखी थी, ठीक काव्या की तरह। शुरू के पन्ने राहत और उम्मीद से भरे थे, पर जैसे जैसे काव्या आगे बढ़ती गई, मीना के शब्द और डरावने होते गए। वे मेरी नींद चुरा रहे हैं, मेरे सपने, मेरी यादें, सब कुछ। मैं एक खोखला खोल बनती जा रही हूँ। एक जगह लिखा था, यहाँ की शांति एक धोखा है। ये लोग कब इंसान नहीं रहे, बस खाली शरीर है। अंतिम पन्नों पर मीना की लिखावट फ्रैंटिक हो गई थी। शब्दों में पागलपन और भय भरा था। रात में वे मेरी आत्मा को खींचते हैं। मुझे महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे भीतर से कुछ निकाल रही है। वैद्य, वैद्य वो नहीं जो वो दिखते हैं। वो शैतान का दूत है। यहां से भागना होगा, वरना मैं भी उन्हीं की तरह। अंतिम पन्ने पर एक स्याही का धब्बा था। जैसे मीना लिखते लिखते अचानक रुक गई हो। काव्या का शरीर ठंडा पड़ गया। मीना की बातें उसकी अपनी स्थिति से इतनी मिलती जुलती थी कि उसे यकीन हो गया, ये केवल वहम नहीं है। वह अब इस जगह से बाहर निकलना चाहती थी। किसी भी कीमत पर वह कमरे से बाहर भागी, मुख्य दरवाजे की ओर। दरवाजा बाहर से बंद था। उस पर एक भारी भरकम जंजीर लगी थी। काव्या ने जोर लगाया, चीखने की कोशिश की,
पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। जंगल इतना घना था कि उसमें रास्ता खोजना असंभव था और बाहर की दुनिया से उसका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। तभी वैद्य जी वहां आ गए। उनके चेहरे पर वही शांत रहस्यमयी मुस्कान थी, पर उनकी आंखों में एक भयावह समझदारी झलक रही थी। अभी भी प्रतिरोध कर रही हो काव्या बेटी? उनकी आवाज अब और गहरी और प्रतिध्वनित थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हो। यह सिर्फ प्रक्रिया को लंबा कर रहा है। शांति स्वीकार करो। काव्या ने घृणा और भय से उन्हें देखा। आप कौन हैं? वैद्य जी ने सिर हिलाया। जो तुम सबको शांति देता है, और अब तुम्हारी बारी है। काव्या को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। उसे समझ आ गया था कि वह जिस जाल में फंसी है वो उसकी कल्पना से भी ज्यादा गहरा और भयानक है। वैद्य जी की आंखों में चमक और भी तेज हो गई और उनकी मुस्कान एक भयावह विकृति में बदल गई। उनकी आवाज में अब वो शांत सौम्यता नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन गूंजती हुई क्रूरता थी। मैं कौन हूं? उन्होंने दोहराया, जैसे ये कोई मजाक हो। मैं इस शांत वन का पुजारी हूं। सदियों से मैं इसकी सेवा कर रहा हूं। उन्होंने अपने हाथों से जमीन की ओर इशारा किया। और ये स्थान, काव्या बेटी, ये सिर्फ एक आयुर्वेद केंद्र नहीं है। ये एक प्रवेश द्वार है, एक जीवित प्राचीन सत्ता का, जो इस धरती के नीचे गहरी सो रही है और उसे जागृत रखने के लिए उसे ऊर्जा चाहिए। काव्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा था कि वैद्य जी कोई मनोरोगी हैं या वे किसी काले जादू में लिप्त हैं, पर ये तो उसकी कल्पना से भी परे था। तुम्हारी नींद की समस्या, वैद्य जी ने धीरे धीरे स्पष्ट रूप से कहा। ये मेरे सपने, मेरी यादें, वैद्य जी ने आगे बताया। ये काढ़े, ये योग, ये सब तुम्हें हमारी सत्ता के लिए अधिक ग्रहणशील बनाने के लिए थे। तुम्हारी चेतना को इस तरह ढीला करना ताकि उसे आसानी से खींचा जा सके। तुम्हारी शांति केवल तुम्हारी आत्मा को खाली करने की प्रक्रिया है, ताकि वो सत्ता उसे सोख सके। काव्या ने उन वृद्ध रोगियों की ओर देखा जो बरामदे में शांत बैठे थे। अब उनके चेहरे उसे सिर्फ शांत नहीं, बल्कि विकृत और खोखले लग रहे थे। उनकी त्वचा पतली और पारदर्शी हो गई थी, जैसे कोई आवरण बस शेष बचा हो। उनकी आंखें अब पूरी तरह से निर्जीव थीं, किसी पुतले की तरह। वे सब, वैद्य जी ने कहा, जैसे वे उसके दिमाग में चल रही सोच को पढ़ रहे हो, अब अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। उनकी चेतना पूरी तरह से हमारी सत्ता का हिस्सा बन चुकी है। वे अब सिर्फ खोल है जो यहाँ के वातावरण में घुल रहे हैं। यह बात सुनते ही काव्या का गला सूख गया। तो वो लोग, काव्या को महसूस हुआ जैसे जमीन के नीचे से एक ठंडी अदृश्य ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही हो, उसकी नस नस में फैल रही हो, उसकी चेतना को अपनी ओर खींच रही हो। उसे लगा जैसे उसकी सारी यादें, उसके सारे अनुभव एक एक करके उसके दिमाग से खींचे जा रहे हो। वैद्य जी ने अपने हाथ फैलाए, जैसे वे काव्या को इस भयानक सत्य में स्वीकार कर रहे हो। तुम भी अब उसकी शांति का हिस्सा बनोगी। काव्या बेटी, यह सिर्फ समय की बात है। प्रतिरोध मत करो, यह मुक्ति है। मुक्ति नहीं। काव्या को लगा यह तो सबसे भयानक कैद थी। उसे समझ आया कि उसकी नींद की समस्या ही उसे इस जाल में खींच लाई थी, और अब उसकी नींद ही उसका अंत बनने वाली थी। शांतवन आयुर्वेद केंद्र कोई इलाज की जगह नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन भूखी सत्ता का चारागाह था, और वह उसकी ताज़ा शिकार थी। वैद्य जी की बातें काव्या के दिमाग में हथौड़ों की तरह बज रही थी। उसकी आंखों के सामने शांत वन का भयानक रहस्य
पूरी तरह से खुल चुका था। उसे अब साफ दिख रहा था कि ये जड़ी बूटियां नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को सुन्न करने वाली औषधियां थीं। ये योग नहीं, बल्कि उसके शरीर को इस लायक बनाने की प्रक्रिया थी कि उसकी चेतना आसानी से खींची जा सके। वैद्य जी ने उसे उसके कमरे में वापस भेज दिया। काव्या अपने बिस्तर पर बैठी। उसका शरीर कांप रहा था, पर धीरे धीरे एक अजीब सी सुन्नता उसे घेरती जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी प्रतिरोध करने की शक्ति कम होती जा रही है। उसकी यादें अब उसके दिमाग में धुंधले चित्रों की तरह थीं, जैसे वे उसकी नहीं बल्कि किसी और की हों। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी, उसके दोस्त, उसका काम, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। एक ऐसा सपना जिससे वो अब कभी नहीं जागेगी। उसने अपनी हथेली पर अपनी नब्ज महसूस की। वह कमजोर होती जा रही थी, पर उसके कानों में अब भी वो प्राचीन सत्ता की धीमी गहरी गूंज सुनाई दे रही। काव्या ने खिड़की से बाहर देखा। घना जंगल अब और भी गहरा और रहस्यमयी लग रहा था, जैसे उसमें अनगिनत आंखें उसे घूर रही हो। उसे लगा जैसे उसकी आंखों में भी वही खालीपन आता जा रहा है जो उसने अन्य रोगियों की आंखों में देखा था। उसकी अपनी परछाई अब उसे पहचान में नहीं आ रही थी। वह एक भूखी, थकी हुई आकृति थी जिसकी आत्मा को कोई धीरे धीरे चबा रहा था। एक अनचाही, भयानक मुस्कान उसके होठों पर तैर गई, ठीक वैसी ही जैसी अन्य रोगियों के चेहरे पर थी। उसने अपनी मुट्ठी भींचने की कोशिश की, पर उसमें कोई जान नहीं थी। उसका दिमाग चीख रहा था, पर उसकी आवाज़ एक फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी जो उसके गले में ही घुट गई। वह अपने शरीर को देखती रही, जो अब धीरे धीरे उसका अपना नहीं रह गया था। ये सिर्फ एक आवरण था, एक खोल जो जल्द ही पूरी तरह से खाली हो जाएगा। उसे महसूस हुआ कि वह उस विशाल प्राचीन सत्ता का हिस्सा बन रही है जो उसकी चेतना को सोख रही थी। यह शांति नहीं थी, यह तो अनंत शून्य था, जहां उसकी पहचान, उसकी यादें, उसका सब कुछ हमेशा के लिए खो जाने वाला था। तब एक युवा महिला थकी हुई आंखों और छोटे से बैग के साथ बस से उतरी। वैद्य जी उसे लेने के लिए सामने आए। उनके चेहरे पर वही शांत आमंत्रित मुस्कान थी। आपका स्वागत है बेटी। वैद्य जी की आवाज हवा में गूंजती हुई काव्या तक पहुंची। आप सही जगह आई है। काव्या ने उस नए शिकार को देखा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, उसके होठों पर वही भयानक खाली मुस्कान थी। अब उसे भी शांति मिल गई थी।